नमस्कार, एग्जाम सिटी 94 में आपका स्वागत है। आज हम ये उत्तराखंड क्विक रिवीजन की हम छठी क्लास पढ़ने वाले और पहली क्लास में आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आगे भी आप ऐसे ही हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। अगर कहीं गलतियाँ हुई हैं तो उन गलतियों पर सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन इसमें, ये तो सभी को पता है, कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। कितना है? ये तो सभी को पता होगा, 53,483 वर्ग किलोमीटर, 483 वर्ग किलोमीटर। अगर पूछ ले कि बताएं इसमें देश की स्थिति क्या होगी या देश में इसका परसेंटेज क्या देखने को मिलेगा, 1.69। कितना हो जाता है? 1.69। देश में स्थान, अगर क्षेत्रफल में देश में स्थान कहे तो हम कौन सा कहेंगे? 19वां। पहले 18वां था जब तेलंगाना का गठन हुआ 2 जून 2014 में, तब इसका स्थान चेंज हो गया तो हम कहेंगे कौन सा है? तो 19वां। जैसा ऑप्शन ऐसा आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। मैदानी क्षेत्रफल यहाँ देखें तो कितना है? तो 13.93। अगर पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्रफल कितना है तो हम कहेंगे 13.93। 13.93। पर्वतीय कहें तो पर्वतीय कहेंगे हम 86.07। 86.07। अगर पूछ ले क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो हम कहते हैं चमोली, और चमोली का क्षेत्रफल कितना है? तो 80-30। कितना है? 80-30। अगर छोटा कहें तो चंपावत, और चंपावत का क्षेत्रफल कितना है? तो 1766। 1766, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे बात करें तेलंगाना मैंने बताया अभी, अगर तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। किससे अलग हुआ तेलंगाना? तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश। किससे हुआ था? आंध्र प्रदेश से। इसके बाद उत्तराखंड की देश में स्थिति अगर हम कहें, उत्तराखंड के अंदर देश में स्थिति कहाँ देखने को मिलेगी? दिशाओं के पर्पज से। तो देश में स्थिति क्या है इसकी? उत्तर और पश्चिम, यानी उत्तराखंड की भारत में जो स्थिति देखी जाती है वो क्या है? उत्तर और पश्चिम। लेकिन अगर पूछ ले हिमालय के किस भाग में देखने को मिल जाता है तो हम कहते हैं उत्तराखंड मध्य हिमालय में आता है। लेकिन यहाँ से कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बताइए हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, 9 सितंबर। कब मनाते हैं? 9 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिमालय दिवस। एक दिवस और पूछा जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस पूछ लेगा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कब मनाते हैं? 16 सितंबर में मनाया जाता है, ठीक है। एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो ध्यान रखना, 22 अप्रैल। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। एक पूछा जाता है जल दिवस, जल दिवस मनाया जाता है तो हम कहते हैं क्या? 22 मार्च। कब मनाते हैं? 22 मार्च। ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस तरह के। एक महिला दिवस है, 8 मार्च में मनाते हैं। कंप्यूटर दिवस पूछता है, 2 दिसंबर में मनाते हैं। एक विश्व उपभोक्ता दिवस पूछता है, कब मनाते हैं? नहीं, विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च में मना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर पूछ ले अक्षांशी विस्तार, उत्तराखंड का अक्षांशी विस्तार तो कितना हो जाता है? हम कहेंगे अक्षांशी विस्तार कहा तो 2843 से शुरू होता है, 3127 पे समाप्त हो जाता है। और ये भी किस में देखने को मिलेगा? उत्तरी अक्षांश। अगर देशांतरी विस्तार की मैं बात करूं, 7734 से 8102, और ये भी कैसा होता है? तो पूर्वी देशांतर। अगर पूछ ले कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है तो हम कहेंगे 180। कहीं कहीं ये 179 दी गई है, ठीक है, 179। कहीं कहीं ये 118 यानी 181 भी दी गई है ना। अगर पूछ ले कुल देशांतरों की संख्या कितनी है तो 360 है। कितनी है? 360। तो यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि उत्तराखंड की स्थिति देश में क्या होगी? उत्तर और पश्चिमी। हिमालय के किस भाग में है? मध्य हिमालय। अगर अक्षांशी विस्तार कितना है? 2843 से 3127। अगर देशांतरी विस्तार कहा 7734 से 8102, 8102। और कुल अक्षांशों की संख्या 180 और कुल देशांतरों की 360 है। बता सकते हो दो देशांतरों के बीच में कितना समय अंतराल है? 4 मिनट।
कितना आता है 4 मिनट। दो देशांतरों के बीच कितना समय अंतराल आता है तो 4 मिनट। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ जी जरा उत्तराखंड की लंबाई कितनी है? हाँ जी, उत्तराखंड की लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखना उत्तराखंड की लंबाई देखने को मिलेगी हमें 358। कितनी है? 358। अगर चौड़ाई की मैं बात करूं, चौड़ाई हो जाती है 320। अगर पूछ ले उत्तराखंड अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है तो कितने किलोमीटर की? 625। कितने किलोमीटर की? 625। चीन से कितने किलोमीटर की? 350। चीन से 350। अगर पूछ ले, अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए नेपाल से कितने किलोमीटर की? 275। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वैल्यू क्या कितनी आती है? 625। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 625। और चीन से कितने किलोमीटर की? 350। और नेपाल से हो जाती 275। याद रहेगा इतना? आगे चले। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश को कितने जिले स्पर्श कर जाते हैं? तो ध्यान रखना 5। अपने उत्तराखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं? 5। 5 में पहला नाम आता है देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। अगर पूछ ले सबसे अधिक कौन सा जिला स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश को, तो हम कहते हैं उधम सिंह नगर। कौन सा है? उधम सिंह नगर। अगर सबसे कम कहा तो हम कहते हैं नैनीताल। सबसे कम नैनीताल। हिमाचल प्रदेश के कितने जिले, हिमाचल प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड को स्पर्श कर जाते हैं? 3। 3 जिले कौन कौन से? सिरमौर, किन्नौर और शिमला। सिरमौर और किन्नौर और शिमला। तो यहाँ पे ध्यान रखना अगर उत्तर प्रदेश को कितने जिले स्पर्श कर जाते तो 5। पहला देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा पौड़ी, फिर नैनीताल, उधम सिंह नगर। लेकिन सबसे अधिक स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो उधम सिंह नगर। सबसे कम कहा तो नैनीताल। अगर कितने जिले हिमाचल प्रदेश के कितने जिले लगेंगे हमें? 3। पहला कौन सा? सिरमौर, फिर किन्नौर और फिर शिमला। याद रहेगा इतना? आगे चले। ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहां से है? बिल्कुल, ये कहां से है? रुद्रपुर। और रुद्रपुर कहां से आता है? तो उधम सिंह नगर। भारत के सबसे बड़े बाल साहित्यकार कहे जाते हैं? रस्किन ब्रांड। पूछ लेगा भारत के सबसे बड़े बाल साहित्यकार कौन थे? रस्किन ब्रांड। ये भी पेपर में आया हुआ है। और रस्किन ब्रांड को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1992 में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो ध्यान रखना 1960। कब दिया था? 1960। कौन सी रचना के लिए दिया गया? कला और बूढ़ा चांद। क्या नाम था? कला और बूढ़ा चांद। अगर पूछ ले किस रचना में दिया? कला और बूढ़ा चांद। बूढ़ा चांद के लिए दिया गया था। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद। एक पूछा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, कौन सी पुस्तक में दिया जाता है? हाँ जी, तो ध्यान रखना पुस्तक का नाम था चिदम्बरा। क्या नाम था? चिदम्बरा। अगर पूछ ले सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किस रचना में? चिदम्बरा। और कब दिया गया था? 1968। 1968। लेकिन ध्यान रखना अगर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, बताओ कौन सी रचना में? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, कौन सी रचना में दिया था? तो ध्यान रखना यामा। अगर महादेवी वर्मा कहता है तो किस में दिया गया? तो ध्यान रखना यामा। और यामा में कब दिया था? 1982। कब दिया था? 1982। तो हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला महादेवी वर्मा। और कब दिया था? 1982। लेकिन अगर हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति तो हम कहेंगे सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म कहाँ होता है? कौसानी। कौसानी कहाँ से है? तो हम कहेंगे बागेश्वर। ठीक है, कौसानी बागेश्वर। और कब हुआ था? हाँ जी बताओ। तो वर्ष 1900, 20 मई 1900 में किसका जन्म हो जाता है? सुमित्रा नंदन पंत का। ठीक है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ से है? तो रुद्रपुर है। और भारत के सबसे बड़े बाल साहित्यकार कौन है? तो रस्किन ब्रांड है। रस्किन ब्रांड को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया 1992 में। किस रचना में दिया?
पेड स्टील गिरोह, किस रचना में? पेड स्टील गिरोह। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का वर्णन, या पूछ लेगा कि उच्च न्यायालय का वर्णन किस आर्टिकल में आता है, तो हम कहते हैं 214। इसमें आता है 214। अगर पूछ ले उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार हेतु याचिका, यानी मौलिक अधिकार संबंधी याचिका डाली जाती है, तो कौन से आर्टिकल का यूज होता है? 226। लेकिन अगर कहता है सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा आर्टिकल होगा, फिर सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, तो हम कहते हैं यानी आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में क्या रिट दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछ ले हमसे उच्च न्यायालय में किस आर्टिकल के तहत, तो हम कहेंगे 214, सॉरी उच्च न्यायालय में कहेंगे तो हम किसके अनुसार? 226 के तहत। लेकिन उच्च न्यायालय का वर्णन कहें तो किस में आता है? 214 में। क्लियर हो गया। अगर पूछ ले सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस में आता है, तो हम कहते हैं 124 में। ठीक है, आगे चले। उत्तराखंड उच्च न्यायालय या उत्तराखंड का उच्च न्यायालय भवन कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये तो सभी को पता है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ से है, तो नैनीताल है। अगर पूछ ले उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ से है, तो हम कहेंगे नैनीताल। अगर पूछ ले नैनीताल उच्च न्यायालय की जो नैनीताल जो भवन है, इसकी स्थापना कब होती है? 27 अक्टूबर 1897। 27 अक्टूबर 1897। अगर ये पूर्ण बन के तैयार हो जाता है 1900, कब होगी? 1900। अगर पूछ ले तब इसका नाम क्या था? गवर्नमेंट हाउस। जिस समय इसकी स्थापना होती है उस समय इसका नाम क्या था? गवर्नमेंट हाउस था। निर्माणकर्ता सेंट टोनी मैकडोनाल्ड। अगर पूछ ले जो नैनीताल राजभवन है इसका जो निर्माण करता कौन था, तो हम कहेंगे सेंट टोनी मैकडोनाल्ड। नैनीताल भवन की शैली क्या है, तो हम कहेंगे गोथिक शैली है। गोथिक और गोथिक शैली कहेंगे हम, ग्रीक या गोथिक कह देते हैं। ठीक है। अगर पूछ ले यहाँ पे नैनीताल भवन की शैली क्या है, तो हम कहेंगे गोथिक। इसके अलावा नैनीताल भवन की शैली हम क्या देखने को मिल जाती है? गोथिक शैली है। अगर इसका डिजाइनर की मैं बात करूं, स्टीवंस और ओरेटर। नैनीताल राजभवन है जो, इसका डिजाइनर कौन था? स्टीवंस और ओरेटर। अगर इसमें कमरे कहें, कमरे कितने हैं इसमें? 113। कितने कमरे हैं? 113। राजभवन में रहने वाले पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो सेंट टोनी मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? सेंट टोनी मैकडोनाल्ड। राजभवन में रहने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। अगर पूछ ले यहाँ पे उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक का नाम क्या था, बताओ जरा। तो उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक का नाम था अशोक कांत शरण। क्या नाम था? अशोक कांत शरण। अगर पहली महिला आयोग अध्यक्ष कौन बनी थी यहाँ पे? संतोष चौहान। अगर प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक बनी कौन? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगर प्रथम शिक्षा सचिव कौन बने? एन रविशंकर। अगर पूछ ले प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन बने? आर के धर। अपने उत्तराखंड के पहले वित्त आयोग अध्यक्ष कौन बने? आर के धर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्य वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है? तो राज्य वित्त आयोग की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना 243 आई। 243 आई। लेकिन अगर कहता केंद्रीय वित्त आयोग, इसका वर्णन किस में आता है? तो हम कहते हैं 280। किस में आता है? 280 में। अगर पूछ ले वर्तमान में वित्त आयोग के 5वें अध्यक्ष कौन है, तो हम कहेंगे इंदु कुमार पांडे। हो सकता है चेंज हो गए हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना अगर वर्तमान में कहें तो कौन है, तो इंदु कुमार पांडे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में सती प्रथा पर रोक लगाई गई, तो ये कब लगती है? तो ध्यान रखना 1829। लेकिन अगर भारत में कहें, भारत में भी पहली बार रोक कब लगेगी? 1829। लेकिन किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किसने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उत्तराखंड में सती प्रथा पर रोक कब लगती है? 1829। अगर पूछ ले उत्तराखंड को उत्तर कुरु किस ग्रंथ में कहा? महाभारत। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये, और ये भी पेपर में आया हुआ है
कि उत्तराखंड में सती प्रथा पर रोक कब लगी, 1829। अगर पूछ ले ऊषा रागोदया नाटक के लेखक कौन है, तो रुद्रचंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मुगल दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक जो कहा जाता है कौन था, रुद्रचंद। किसके दरबार में गया, हाँ, किसके दरबार में गया, वो गरुड़ ज्ञानचंद था जो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया। हाँ बताओ किसके दरबार में, तो अकबर के दरबार में गया था ये, ठीक है। अगर पूछ ले ऊषा रागोदया के लेखक कौन है, तो हम कहेंगे रुद्रचंद है। और किसका पुत्र था ये, बालो कल्याणचंद। अगर पूछ ले किसका पुत्र था ये, बालो कल्याणचंद। अगर पूछ ले रुद्रपुर नगर की स्थापना, ये भी कई बार पूछा गया कि रुद्रपुर नगर की स्थापना किसने की थी, रुद्रचंद ने की। जनता को ये क्या कहता था, पौड़ी 15। रुद्रचंद जनता को किस नाम से पुकारता था, पौड़ी 15। इसके अलावा अगर बात करें गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ, कई बार पूछा गया है, गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1902। कब हुआ, 1902। लेकिन गढ़वाली कब आया, 1905। गढ़वाली कब आया, 1905। समय विनोद 1868। 1868। अल्मोड़ा कब आया, 1871। अल्मोड़ा कब आया, 1871। और तरुण कुमाऊं 1922। तरुण कुमाऊं 1922। समता समता कहीं 35 भी दिया है तो कहीं 34 भी है, तो 1934, ठीक है। कहीं 19 भी है और कहीं इसका 35 भी है, तो 1934 याद रखेंगे। समता कब आया, 1934। तो गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन 1902। अगर कहता गढ़वाल कब आया, तो 1902 में, और गढ़वाली कब आया, 1905। 1905। समय विनोद 1868। अगर पूछ ले अल्मोड़ा अखबार 1871। और तरुण कुमाऊं कब आया, 1922। और समता कब आया, 1934 या 1935। जैसा ऑप्शन ऐसा आंसर। समय विनोद के संपादक कौन थे, तो ध्यान रखना समय विनोद के कौन थे, जयदत्त जोशी। कई बार पूछा गया। अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे, बुद्धि वल्लभ पंत, ठीक है। अल्मोड़ा के कौन थे, तो बुद्धि वल्लभ पंत। गढ़वाल समाचार पत्र के कौन थे, गिरिजादत्त नैथानी। और गढ़वाली की अगर मैं बात करूं तो गिरिजादत्त नैथानी। और तरुण कुमाऊं के कौन थे, मुकंदी लाल। तरुण कुमाऊं के कौन थे, मुकंदी लाल। और समता के कौन थे, हरिप्रसाद टमटा। हरिप्रसाद टमटा। इसके बाद पूछा गया था कि उत्तराखंड का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है, बताओ जरा। हाँ, इसका नाम क्या था, द हिल्स। क्या नाम था, द हिल्स। अगर पूछ ले उत्तराखंड का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा रहा, द हिल्स। लेकिन कब प्रकाशित हुआ, 1842। कब हुआ, 1842। कहां से प्रकाशित हुआ, मसूरी। कहां से हुआ, मसूरी। इसके संपादक कौन थे, जॉन मैकिन। क्या नाम था, जॉन मैकिनन। अगर पूछ ले भारत का, ये तो बात किसकी हो रही है, अंग्रेजी की, ये तो उत्तराखंड की हो रही है। अगर कहता भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, क्या नाम था उसका, बंगाल गजट। क्या नाम था, बंगाल गजट। बताओ कब प्रकाशित हुआ, बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका नाम क्या था, बंगाल गजट, कब प्रकाशित हुआ, तो ध्यान रखना 1780। कब हुआ था, 1780। कहां से प्रकाशित हुआ, कोलकाता। कहां से हुआ, कोलकाता। अगर पूछ ले कोलकाता से प्रकाशित हुआ, तो ये भी बता दो इसके संपादक कौन थे। बताओ जी, बताओ। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर पूछ ले कि बताएं, अगर भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका नाम क्या था, बंगाल गजट, और इसके पहले संपादक कौन थे, जेम्स हिक्की। क्या नाम था, जेम्स हिक्की। कहां से प्रकाशित होता था, कोलकाता से। अगर पूछ ले यहाँ पे भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जिसका नाम क्या था, उद्यत मातृदंड, और ये कब प्रकाशित हुआ, 1826। 1826। अगर उद्यत मातृदंड के संपादक कौन थे, युगल किशोर। कौन थे, युगल किशोर। इसके अलावा बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार से कब जुड़े थे, बताओ जरा। तो ध्यान रखना 1913। बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार से कब जुड़े, 1913। अल्मोड़ा अखबार कब बंद हो जाता, 1918।
और इसकी जगह कौन सा समाचार पत्र आता है, शक्ति। और शक्ति कब आया, 1918। ये शक्ति समाचार पत्र कौन लेके आया, बद्रीदत्त पांडे। कौन लेके आए, बद्रीदत्त पांडे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था, अगर पूछ ले बद्रीदत्त पांडे 1921 में अगर पूछ लिया जाए शक्ति समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो हम कहेंगे विक्टर मोहन जोशी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि छगलेश की प्रशस्ति हमें कहां से मिली है, तो लाखा मंडल। और लाखा मंडल कहां से है, तो देहरादून। लाखों मूर्तियों का भंडार गृह कहा जाता लाखा मंडल। किसे कहा जाता, लाखा मंडल। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है भगवान शिव की तांडव करती हुई मूर्ति कहां से मिली हमें, लाखा मंडल। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है भगवान कार्तिकेय की मोर पीठ पर सवार मूर्ति भी कहां से मिल रही है, तो उनकी मिल रही है जोशीमठ से। लेकिन अगर कहता है भगवान गणेश की कहां से मिल रही है, तो लाखा मंडल। इतना याद रहेगा। इसके बाद पौरव वंश के बारे में पूछा गया था, पौरव वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो पौरव वंश का शासनकाल 6 से 8वीं सदी तक रहा। अगर ब्रह्मपुर के पौरव वंश की जानकारी किस ताम्र पत्र से हमें मिल जाती है, अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र से। अगर अल्मोड़ा तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हो जाती है, 1915 में। इसकी भाषा पूछेगा, भाषा क्या है, संस्कृत। अगर लिपि की बात करें तो लिपि क्या है, ब्राह्मणी। और ब्रह्मपुर में पौरव वंश का संस्थापक जो किसे कहा जाता है, विष्णु वर्मन को। तो पौरव वंश का शासनकाल कब से कब तक, 6 से 8वीं सदी तक रहा। पौरव वंश की जानकारी किस ताम्रपत्र से मिलेगी, अल्मोड़ा के तालेश्वर से मिलेगी। अगर अल्मोड़ा का तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हो जाती है, 1915। भाषा क्या है इसकी, संस्कृत है। लिपि क्या है इसकी, ब्राह्मणी है। और अगर पौरव वंश का संस्थापक कौन था, विष्णु वर्मन। इसके अलावा नियोली और विस्टाली 2 कचहरियां थी, ये पूछा गया था पेपर में। नियोली और विस्टाली 2 कचहरियां बनाई गई, ये किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ध्यान रखना लक्ष्मीचंद। किसके द्वारा बनाई गई, लक्ष्मीचंद। नियोली में क्या होता था, किसकी सुनवाई होती थी, जनता की। ये 2 कचहरियां थी, अदालतें थी, ठीक है। नियोली में अगर पूछ ले, नियोली में किसकी सुनवाई होती थी, जनता की। और विस्टाली में किसकी सुनवाई, सैनिकों की। अगर पूछ ले कबीना और नरसिंहबाड़ी बगान भी किसने बनवाया था, तो लक्ष्मीचंद। जूलिया और साथ में सिरतीकर, जूलिया और साथ में सिरतीकर, ये भी किसने लगाया, लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद ने अपने कर्मचारियों को कितने वर्ग में बांट दिया, 3 वर्ग। कौन कौन से थे, सरदार, फौजदार और नेगी। तो ध्यान रखना, नियोली और विस्टाली 2 कचहरी किसने बनवाई, लक्ष्मीचंद ने। नियोली में किसकी सुनवाई, जनता की। और विस्टाली में किसकी, सैनिकों की। कबीना और नरसिंहबाड़ी बगान लक्ष्मीचंद, और जूलिया और सिरतीकर लगाया लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद ने अपने कर्मचारियों को कितने भागों में, 3 कौन कौन से, एक का नाम है सरदार और दूसरे का नाम फौजदार और तीसरे का नाम नेगी। तो इतने वर्गों में बांट दिया किसने, लक्ष्मीचंद। अगर बात करें भागीरथी नदी की लंबाई बताओ कितनी है, तो इसकी लंबाई 205 है। कितनी है, 205। भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है, तो 205। अगर पूछ ले बाल गंगा और दूध गंगा, बाल गंगा और दूध गंगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई पेपर में। बाल गंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदी है, तो भिलंगना। और भिलंगना की लंबाई कितनी है, भिलंगना की हो जाती है यहाँ पे, तो ध्यान रखना 210। कितनी है, 210। अगर पूछ ले यहाँ पे भिलंगना की कितनी है, 110 होनी चाहिए, भिलंगना की 110 होनी चाहिए, ठीक है। अगर गणेश प्रयाग की नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी और भिलंगना। अगर पूछ ले यहाँ पे हमसे कि सास और बहू की संज्ञा दी जाती है भागीरथी और अलकनंदा, यानी सास कौन है इसमें, भागीरथी, और अलकनंदा क्या है इसमें, बहू। एक क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित कर दिया, 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब होती है, 1985। कई बार पूछा गया है। अगर नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब होती है, तो 2014। तो ध्यान रखना भागीरथी की लंबाई 205। अगर बाल गंगा और दूध गंगा किसकी है, तो भिलंगना, और भिलंगना की लंबाई 110 है। अगर गणेश प्रयाग की नदियों के संगम पर भागीरथी और भिलंगना,
सास बहू की संज्ञा दी जाती है, भागीरथी और अलकनंदा। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया 4 नवंबर 2008। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 और नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में। इसके अलावा बताओ जरा द्रोणताल कहां से है? तो द्रोणताल देखने को मिलेगा काशीपुर उधम सिंह नगर। उत्तराखंड के अंदर द्रोणताल कहां से है? तो काशीपुर उधम सिंह नगर। द्रोणताल के किनारे किसकी प्रतिमा देखने को मिल जाती है? तो गुरु द्रोणाचार्य। अगर गिरिताल कहा तो उधम सिंह नगर। अगर पूछ ले झिलमिल ताल कहा तो चंपावत। एक क्वेश्चन पूछा जाता झिलमिल ताल की आकृति कैसी है? गोल है। कैसी है? गोल। श्याम ताल देखने को मिलेगा चंपावत। अगर किस रंग के इसमें कमल खिलते हैं? तो सफेद। अच्छा बताओ जरा उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल। हाँ जी देखो, अगर कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कहा नौकुचिया। अगर पूछ ले कुमाऊं क्षेत्र का बड़ा ताल कहा तो भीमताल। कौन सा है? भीमताल। लेकिन अगर कहता है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल सहस्त्र ताल, और गहरा भी कहेंगे तो कौन सा है? सहस्त्रताल। या गढ़वाल का सबसे गहरा भी सहस्त्र ताल। बताओ जरा भाई बहनों का ताल कहा जाता है? भाई बहनों का ताल कहा जाता मंसूर। किसे कहा जाता? मंसूर ताल। और ये मंसूर ताल कहां से है? तो ध्यान रखना टिहरी। कहां से है? टिहरी में। मंसूर ताल कहां से? टिहरी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताओ जरा वो कौन सा ताल है जिसके 9 कोने हैं? नौकुचिया। और नौकुचिया कहां से है? तो नैनीताल। अगर पूछ ले अपने उत्तराखंड में कि भाई बहनों का ताल कहा जाता तो मंसूर। मंसूर कहां से है? तो टिहरी। बताओ जरा एक मिस्ट्री ताल कहा जाता है। मिस्ट्री ताल, रहस्यमयी ताल। ठीक है, तो कौन सा है? तो ध्यान रखना रूपकुंड। कौन सा हो जाता है? रूपकुंड। अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड के अंदर मिस्ट्री ताल कहा जाता तो कौन सा है? तो रूपकुंड, या इसे रहस्यमयी ताल कहा जाता है। और ये है कहां से रूपकुंड? तो हम कहेंगे चमोली। कहां से? ये चमोली। इसके बाद ये पूछा गया था, यहां से उत्तराखंड के जनपद हैं और उनका क्षेत्रफल है। यहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, पौड़ी की अगर मैं बात करूं, पौड़ी का क्षेत्रफल कितना है? 5329। याद रहेगा, पौड़ी का क्षेत्रफल 5329। देहरादून का है 3088। अल्मोड़ा का 3139। अल्मोड़ा 3139। नैनीताल हो गया 4251। और टिहरी का कितना है? 3642। पौड़ी का कितना हो गया? 5329। पौड़ी का कितना है? 5329। अगर कहता है देहरादून का कितना है? 3088। अल्मोड़ा का कहा 3139। नैनीताल का कहा तो 4251। और टिहरी का कितना है? 3642। बताओ जरा पौड़ी का कितना बताया? 53। देहरादून का 30। अल्मोड़ा का हाँ जी कितना है? 3139। नैनीताल का 4251। और टिहरी का कितना है? 3642। इसके अलावा पिथौरागढ़ का, अगर पिथौरागढ़ का पूछता है तो कितना है? 7090। पूछ लेगा पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल 7090। उत्तरकाशी का 8016। चमोली का 8030। हरिद्वार का 2360। हरिद्वार का 2360। अगर बात करें उधम सिंह नगर का, उधम सिंह नगर का हो जाता तो ध्यान रखना 2542। कितना है? 2542। रुद्रप्रयाग का कहें तो 1984। चंपावत का कहा तो 1766। और बागेश्वर का 2246। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही था। जितने भी लोग भाई क्लास देख रहे हैं, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज अगर क्लास में कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। रात से तबीयत खराब है, फिर भी सोचा कि बच्चों का पेपर एक क्लास डाल ही देते हैं। आज की क्लास में अगर कहीं गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास के साथ में। धन्यवाद।